हेलो दोस्तों, मैं दिनेश सर आज आप लोगों को लैंगिक जनन के अंतर्गत होने वाली घटनाओं का वर्णन करूंगा। लैंगिक जनन में मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि 3 प्रकार की घटनाएं घटित होती है, जिसमें से पहला होता है निषेचन पूर्व घटना यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। निषेचन पूर्व घटनाएं, तो वैसी घटना जो निषेचन के पहले घटित होता है उसे निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। और इस घटना के अंतर्गत 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। इस घटना के अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं होती है। एक होता है युग्मक जनन, युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा होता है युग्मक स्थानांतरण। यानी ट्रांसफर ऑफ गैमेट, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। और ये जो युग्मक जनन होता है इसमें 2 प्रकार की घटनाएं घटित होती है। एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होता है oogenesis। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्राणु जनन, oogenesis का मतलब होता है अंडाणु जनन। शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? तो देखिए, वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया ही शुक्राणु जनन कहलाता है, और अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया ही अंडाणु जनन कहलाता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम लोग जानेंगे ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वह स्पर्मेटोजेनेसिस किस प्रकार से होता है वृषण में, उसका प्रोसेस क्या है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक एक कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा, देखिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस का वर्णन आज हम लोग करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शुक्राणु जनन होता कि यहाँ है, कहाँ ये पूर्ण होता है, तो वृषण में होता है। वृषण में शुक्राणु जनन की क्रिया पूर्ण होती है। और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कितने चरण में पूरा होता है? तो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया 3 चरण में पूरा होता है। 3 अवस्थाएं होते हैं शुक्राणु जनन की। इसमें पहली अवस्था होता है गुणन अवस्था, गुणन अवस्था। इसकी दूसरी अवस्था है वृद्धि अवस्था, वृद्धि अवस्था। और इसकी तीसरी अवस्था है परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन अवस्था। 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है ये शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और परिपक्वन अवस्था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शुक्राणु जनन कहाँ पूरा होता है। तो वृषण में होता है। देखिए, वृषण में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। वृषण के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिसे आदि जनन कोशिका कहते हैं, जिसे आदि जनन कोशिका कहते हैं। इसे हम आदि जनन कोशिका कहते हैं। यह कोशिका द्विगुणित होती है, अर्थात 2n के रूप में रहती है। इस कोशिका का सबसे पहले हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे गुणन अवस्था। जब इस कोशिका का गुणन अवस्था होता है
गुणन अवस्था। तो गुणन अवस्था में सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। जब देखिए, जब भी समसूत्री विभाजन हो कोशिका का, तो एक कोशिका से दो कोशिका बनती है, और दो कोशिका से फिर चार कोशिका बनती है, और चार कोशिका से 8 कोशिका बनती है। लेकिन जो गुणसूत्र होता है, जितना गुणसूत्र जनन कोशिका में होता है, जनक कोशिका में होता है, उतना ही गुणसूत्र उसके संतान की जो कोशिका है उसमें होता है। तो जो 2n यहाँ द्विगुणित कोशिका है, तो यहाँ भी ये द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ये द्विगुणित कोशिका फिर ये विभाजित होकर के और 2 से फिर 4 बन जाती हैं। 2 से 4 कोशिकाएं बन गई। देखिए यहाँ 2 कोशिका और यहाँ 2 कोशिका बन गई। इन्हें कहा जाता है शुक्र जनन कोशिकाएं। ये कहलाती हैं शुक्र जनन कोशिकाएं। चलिए, जब ये शुक्र जनन कोशिकाएं वृद्धि करती हैं, यानी हम लोग अब दूसरा फेज पढ़ रहे हैं इसका, वृद्धि अवस्था। यानी जो शुक्र जनन कोशिकाएं हैं, जब ये वृद्धि करती हैं, यानी वृद्धि अवस्था में आती हैं, तो वृद्धि करने के पश्चात ये द्विगुणित प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका बनाती है। शुक्र जनन कोशिका प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका का निर्माण करती है। और जब इस प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका का निर्माण हो जाता है, तो उसके बाद तीसरा फेज आता है परिपक्वन अवस्था। इसके बाद तीसरा फेज आता है परिपक्वन अवस्था। इस परिपक्वन अवस्था में 2 प्रकार का मियोसिस होता है। एक मियोसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, देखिए अर्धसूत्री विभाजन जब फर्स्ट होता है ना, तो इसमें गुणसूत्र जो होता है आधे आधे भागों में बंट जाता है। यानी एक कोशिका से 2 कोशिका तो बनती है, लेकिन जो जनक कोशिका के पास अगर 46 गुणसूत्र होते हैं, तो उसके संतान की जो कोशिका है, जो उससे बनने वाली कोशिका है, उसके पास 23 गुणसूत्र चला जाता है। तो जब ये परिपक्वन अवस्था में आती हैं, तो 2 कोशिकाएं बनाती हैं। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, तो उसके पश्चात 2 कोशिकाएं बनती है जो अगुणित होती है। इस कोशिका को कहा जाता है द्वितीयक शुक्रजन कोशिका। द्वितीयक शुक्रजन कोशिका कहा जाता है, इसको शुक्रजन कोशिका कहते हैं। तो देखिए, द्वितीयक शुक्रजन कोशिका का इसके पश्चात यहाँ अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ है, तो उसके बाद द्वितीयक शुक्रजन कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है। तो जब इसका अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, तो देखिए सेकेंड के पश्चात यहाँ ये दोनों कोशिकाओं का जब अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है, तो सेकेंड के पश्चात यहाँ 2 कोशिकाएं बनती हैं और यहाँ भी 2 कोशिकाएं बनती हैं। मैं आपको बता दूं कि जो समसूत्री विभाजन है, उसी के समान अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड की प्रक्रिया होती है। लेकिन अर्धसूत्री फर्स्ट में जो होता है ना, उसमें गुणसूत्र जो होता है वो आधे आधे भागों में बंट जाता है। लेकिन जो अर्धसूत्री सेकेंड होता है ना, उस अर्धसूत्री सेकेंड के पश्चात गुणसूत्र जो है, जो जनक सेल के पास होता है, वहीं इसके संतान के सेल के पास उपस्थित होता है। यानी अर्धसूत्री के समान, जैसे यहाँ गुणसूत्र आधे आधे भाग में न होकर के द्विगुणित अवस्था में ही हुआ है, वैसे ही इसमें भी यहाँ n है, तो यहाँ भी n, यहाँ भी n, यहाँ भी n और यहाँ भी n। ये 4 अगुणित कोशिकाएं बनी और इन्हीं 4 अगुणित कोशिकाओं के द्वारा चारों कोशिकाओं से 4 शुक्राणु का निर्माण हो जाता है।
चारों कोशिकाओं से 4 शुक्राणु का फिर से निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से वृषण के अंदर शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो आइए मैं सब इसको लैंग्वेज में बता दूं, आप कैसे लिखोगे। आपको लिखना है कि शुक्राणु जनन क्या है। तो वृषण में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया ही शुक्राणु जनन कहलाता है। शुक्राणु जनन की क्रिया 3 अवस्थाओं में पूरा होता है। पहला गुणन अवस्था, दूसरा वृद्धि अवस्था और तीसरा परिपक्वन अवस्था। तो इसके बाद आपको कहना है, लिखना क्या है इसके बाद कि वृषण में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है जिसे आदि जनन कोशिका कहते हैं। ये आदि जनन कोशिका का जब गुणन अवस्था में समसूत्री विभाजन होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं और 2 से 4 बनती हैं, 4 से 8 बनती हैं। उसके पश्चात आप लिखिएगा कि जिसे हम लोग शुक्रजन कोशिकाएं कहते हैं। इन शुक्रजन कोशिका जब वृद्धि अवस्था में आती है तो यह वृद्धि अवस्था में आने के पश्चात प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका बनाती है और प्राथमिक शुक्र जनन कोशिका जब परिपक्वन अवस्था में आता है और इसका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं जिसे द्वितीयक शुक्रजन कोशिका कहते हैं। और जब ये द्वितीयक शुक्रजन कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है तो 4 अगुणित कोशिकाएं बनती है और ये 4 अगुणित कोशिकाएं जब वृद्धि करती हैं तो 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। यही शुक्राणु है। इस प्रकार से वृषण के अंदर शुक्राणु जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। तो देखिए शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण, अगला हेडिंग दीजिएगा शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण। शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण। देखिए शुक्राणु जनन में हार्मोन का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले ये हार्मोन्स उत्पन्न कहाँ से होते हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथि से। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स जो उत्पन्न होते हैं ये किस ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। अंतःस्रावी ग्रंथि के हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है इससे एक GnRH हार्मोन स्रावित होता है। GnRH हार्मोन, GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन लीडिंग सेल को उत्प्रेरित करता है, उत्तेजित करता है। लीडिंग सेल को, किस सेल को उत्प्रेरित करता है, तो लीडिंग कोशिका को। ये लीडिंग सेल को या अंतराली कोशिका को उत्तेजित करता है जिससे 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इस सेल के दौरान 2 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक जो हार्मोन होता है LH हार्मोन होता है, LH, और दूसरा होता है FSH। देखिए ये LH हार्मोन क्या है, LH हार्मोन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब होता है फॉलिकल
स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सबसे पहले देखिए, ये अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा ही शुक्र जनन की प्रक्रिया जो होती है वो नियंत्रित होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्लैंड से एक GnRH हार्मोन्स का स्राव करती है, जिसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। और यह हार्मोन लीडिंग सेल या अंतराली कोशिका को उत्तेजित करती है, जिसके दौरान दो प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं, एक LH हार्मोन और दूसरा FSH हार्मोन। और जो LH हार्मोन होता है उसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और जो FSH हार्मोन होता है उसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये सबसे प्रमुख हार्मोन को रिलीज करता है, यानी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को उत्पन्न करता है। और यही हार्मोन्स जब उत्पन्न हो जाता है तो FSH हार्मोन जो है, इस हार्मोन की उपस्थिति में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। और यह जो हार्मोन होता है यह शुक्राणु निर्माण करता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि शुक्राणु जनन पर हार्मोन का नियंत्रण किस प्रकार से होता है। तो ये जो हार्मोन्स जो भी उत्पन्न होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि से उत्पन्न होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि की जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है इससे उत्पन्न होते हैं। इससे एक GnRH हार्मोन उत्पन्न होता है। ये जो हार्मोन है लीडिंग सेल को उत्तेजित करता है, उत्प्रेरित करता है। और ये उत्प्रेरित होकर दो प्रकार के हार्मोन्स बनाते हैं, LH हार्मोन और FSH हार्मोन। जो LH हार्मोन होते हैं ना, वे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करते हैं, और जो FSH हार्मोन है ये इस हार्मोन की उपस्थिति में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। तो इसके पश्चात हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे शुक्राणु की संरचना और उसके प्रत्येक भाग का नाम और उन प्रत्येक भाग का कार्य। तो आज के लिए बस इतना ही।